ओके, तो सम्राट अशोक के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमने इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस किया। ओके, मौर्यन एम्परर, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, यह लेसन काफी मोस्ट है, आपके हर क्लास में ये आता है, 9, 10 सभी में आएगा ये। ओके, तो देखिए जो मौर्यन डायनेस्टी थी, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने शासन किया 321 बीसीए से लेकर 297 बीसी तक किया, और ये फर्स्ट रूलर कहलाते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। ओके, इन्होंने काफी बड़ा एम्पायर इन्होंने स्टेबलाइज किया था। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ओके, इनके जो गुरु थे वो इनके मिनिस्टर भी थे, उनका नेम था चाणक्य, या फिर विष्णुगुप्त भी कहते हैं, या फिर कौटिल्य भी, एक ही है। ओके, तो उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। उन्होंने उनको ट्रेंड किया था, बचपन से अपने पास में रखा था और उनको ट्रेंड किया था। ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने बहुत बड़ा एक एम्पायर स्टेबलाइज किया था। और किंगडम एंड एम्पायर में जो डिफरेंस है मैंने बता रखा है। किंगडम थोड़ा छोटा होता है, एम्पायर उससे काफी बड़ा होता है, जिसमें कई किंगडम्स आते हैं, वो एम्पायर कहलाता है। ओके, एम्पायर इज ए किंगडम विच इज स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया एंड इज मच लार्जर, जो कि किंगडम से काफी बड़ा रहता है, उसे हम एम्पायर कहते हैं। तो चंद्रगुप्त ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने एम्पायर स्टेबलाइज किया था, स्थापित किया था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ओके, इंडस रिवर के आसपास का एरिया था, वो भी इन्होंने जीता था। अब देखिए इसके बाद में, इसमें लास्ट में मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य 297 के अंदर जंगलों में चले गए थे, और अपना जो भी राज्य था, जो भी शासन था, वो उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया था। ओके, और वहां पर इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, और इनके उसमें जो गुरु बने थे वो कौन बने थे? आचार्य भद्रबाहु। ओके, उस समय इनके जो जैन धर्म के जो गुरु थे, उनको इन्होंने अपना गुरु बना लिया था, आचार्य भद्रबाहु। और फिर इन्होंने अपना लास्ट जीवन था वो फॉरेस्ट में ही व्यतीत किया था, वहीं पर ये रहे थे और सन्यासी की जैसे बन गए थे। इसके बाद में आता है बिंदुसार। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनके जो सन थे बिंदुसार, वो शासक बने थे। बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिंदुसार के बारे में। ओके, देखिए, तो इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न करना कि चंद्रगुप्त मौर्य ये फर्स्ट रूलर हो गए मौर्य डायनेस्टी के। 321 से 297 तक इन्होंने शासन किया। ओके, उनके बाद में हो गए 297 से 273 तक उनके बेटे बिंदुसार। फिर 273 के बाद में फिर उनके जो बेटे थे, उनमें से जो अशोक थे, ओके, वो शासक बने। इन्होंने 273 से 232 तक शासन किया। सम्राट अशोक के बाद में उनके जो बेटे थे उतने सक्सेस नहीं हो पाए, और धीरे धीरे ये मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। ओके, बट ये 3 जो मेन रूलर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त वाज सक्सीड बाय हिज सन बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त के बाद में उनके जो सन थे बिंदुसार, वो शासक बने, उत्तराधिकारी बन गए। ओके, ये शासक बन गए थे। ही वॉज ए मैन ऑफ वेराइड इंटरेस्ट अंडर हिम। मौर्यन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अप टू कर्नाटक। अब देखिए, इन्होंने भी ये भी सक्सेस रहे थे, इन्होंने भी अपने एम्पायर को काफी बढ़ाया, कर्नाटक वगैरह तक भी इन्होंने अपना शासन बढ़ाया। ओके, only Kalingas and southern most parts were outside the Mauryan rule. केवल कलिंगा, ओके, कलिंगा और कुछ और भी साउदर्न पार्ट थे, तो वो केवल मौर्य डायनेस्टी में नहीं थे, यानी कि बिंदुसार का वहां पर शासन नहीं हो पाया था। और इसके अलावा लगभग पूरे इंडिया के अंदर ही मौर्य शासन स्थापित हो गया, बिंदुसार ने उसको आगे बढ़ा लिया था। बट कौन रह गए थे? एक तो कलिंगा, और सदर्न इंडिया के जो कुछ पार्ट्स थे वो रह गए थे। इसके अलावा सभी जगह इनका शासन था।
बिंदुसार मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद हेलेन वेस्ट स्टेबलाइज्ड बाय हिज फादर। अब देखिए बिंदुसार मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, कि इन्होंने भी फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टेबलाइज किए थे, कि इनके जो फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जहाँ शासन स्थापित किया था, ओके, और उनके आसपास जो भी और भी जो रूलर्स थे जो कि इनके अंडर में ही थे बट वो फ्री थे, तो उनके साथ में इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे। रिलेशन विद, अब देखिए हेलेनी वेस्ट स्टेब्लिश्ड बाय हिज फादर, एम्बेसडर फ्रॉम सीरिया एंड इजिप्ट आल्सो विजिटेड बिंदुसार कोर्ट। इसके अलावा इजिप्ट है, सीरिया है, तो वहां के जो एम्बेसडर है यानी कि उन कंट्रीज के जो प्रतिनिधि थे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी बिंदुसार के कोर्ट में आए थे और वहां पर रहे थे कुछ समय के लिए। बिंदुसार वाज नॉट ए जैन, ही बिलीव्ड इन आजीविका फिलोसफी। इन्होंने जैन धर्म एक्सेप्ट नहीं किया था, ये जैन नहीं थे, ये आजीविका फिलोसफी के क्या थे, के समर्थक थे, उसमें विश्वास रखते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य थे, बट बाद में उन्होंने जैन धर्म जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, बट बिंदुसार ने ऐसा नहीं किया, ये आजीविका फिलोसफी में बिलीव करते थे। ओके, बस इसमें इतना ही है। जो बिंदुसार है इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती आपको। ओके, सबसे ज्यादा डिटेल मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और फिर अशोक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अशोक। तो अशोक के बारे में आपको सबको पता होगा कि इनको काफी, इनका नाम है, इनको महान कहा जाता है। ओके, अब देखिए बिंदुसार के में आपने पढ़ा कि जो कलिंग क्षेत्र था और सदर्न पार्ट के कुछ स्टेट थे वहां पर इनका शासन नहीं था, बट जो सम्राट अशोक हैं इन्होंने कलिंग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, उसको भी इन्होंने जीत लिया था। उनके बाद में इन्होंने अपने आप को चेंज किया। ओके, इन्होंने वायलेंस छोड़ दिया, युद्ध वगैरह छोड़ दिए। ओके, और इन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया था। ओके, युद्ध वगैरह से, हिंसा से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था, इसीलिए इनको ग्रेट कहा गया है। अब देखते हैं इन्होंने क्या काम किया, किस तरह से इनका जीवन है वो देखते हैं। 273 में बिंदुसार के बाद में ये शासक बन गए। 232 तक इन्होंने शासन किया। जो बीसी है वो बैकवर्ड में चलती है, इसलिए आपने देखा होगा 273 आ रहा है, उसके बाद में 232 आ रहा है, तो ये बैक में चलती है डेट। ओके, बीसी। Ashoka was the most famous Mauryan ruler. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. अब देखिए सम्राट अशोक को काफी मोस्ट माना जाता है, काफी ये फेमस हुए, काफी इनको महान माना जाता है। इसके अलावा ये ऐसे फर्स्ट रूलर थे वो ट्राई टू टेक हिज मैसेज, जिन्होंने कि अपने मैसेज उसका इंस्क्रिप्शन यानी कि लेखों के द्वारा इन्होंने जारी किया, या लेख लिखवाए इन्होंने, पिलर्स है, जो रॉक्स है। ओके, तो वहां पर इन्होंने अपने मैसेज छपवाए, जिससे कि जो है कॉमन पीपल है या इनके जो मिनिस्टर्स होते थे, जो भी इनके वर्कर्स होते थे, जो भी सर्वेंट रहते थे, वो सब उनको पढ़ सके और उनको फॉलो कर सके। उसमें कुछ रूल्स भी रहते थे। ओके, मैसेज भी रहते थे। तो ये सब उन्होंने क्या किए, जो पिलर्स है या रॉक्स है इनके ऊपर उन्होंने लिखवाया। अशोका गेव अप वॉर इन फेवर ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने युद्ध वगैरह क्या कर दिया, त्याग दिया, और केवल शांति के ही समर्थक बन गए। अशोका reigned over most part of the present day इंडिया। और अशोक का जो साम्राज्य था, कलिंग के युद्ध से पहले की बात है, तो इन्होंने काफी अपना क्षेत्र डेवलप कर लिया था, काफी दूर दराज के क्षेत्रों को भी इन्होंने जीत लिया था। लगभग पूरे इंडिया पर ही इनका शासन था। उस समय जो इंडिया थी उसकी बाउंड्री भी काफी ज्यादा थी, प्रेजेंट में जो अपन देखते हैं उससे ज्यादा थी। ओके, तो इतने पार्ट्स पर इन्होंने अपना खुद का शासन किया था और उन सबको लगभग अपने अंडर में कर लिया था। After a number of military conquests, his empire stretched from present-day Pakistan and Afghanistan in the west to the present-day Bangladesh and Assam. ओके, अब देखिए इनका जो शासन था वो कहाँ तक इन्होंने फैलाया था। एक तो ये थी इनके पास काफी मिलिट्री थी, नंबर ऑफ मिलिट्री कंक्वेस्ट, यानी कि इन्होंने ये सैन्य
अभियान किया और बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया। जैसे कि प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके अलावा वेस्ट के अंदर बांग्लादेश है, आसाम है, ओके, आसाम इन द ईस्ट, एंड एज फार नॉर्दर्न केरला एंड आंध्र प्रदेश, यहां तक इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। यानी कि वो क्षेत्र भी इन्होंने जीत लिए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने अपने अंडर में नहीं किए थे। उस समय वो फ्री थे, बट सम्राट अशोक ने उन क्षेत्रों को भी जीत लिया। इसके अलावा जैसे प्रेजेंट में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां पर भी इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। तो इसलिए इनका जो क्षेत्र था ये काफी बड़ा था, काफी बड़े भूभाग पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। अशोका कंपेयर द किंगडम नेम्ड कलिंगा। अब देखो इन्होंने कलिंगा को भी जीत लिया, जो कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाए थे, उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। विच नॉन ऑफ एंसेस्टर कुड हैव डन, कि देखो किंगडम नेम्ड कलिंगा, इन्होंने कलिंगा को भी कंपेयर कर लिया, जो कि इनके एंसेस्टर थे, यानी जो इनके पूर्वज थे। पूर्वज कौन थे इनके? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ओके, वो भी उसको नहीं जीत पाए थे, तो इन्होंने उसको भी जीत लिया। None of his ancestors could have done. He became a Buddhist after seeing the death and destruction caused by the Kalinga War. अब देखो इन्होंने जो कलिंग का युद्ध हुआ 261 बीसी के अंदर हुआ था, तो उसमें इन्होंने देखा कि वहां पर लाखों लोग मारे गए हैं, बहुत सारे उसमें अपाहिज हो गए, ओके, और तो इसलिए फिर उनको देखकर इनका जो मन था वो चेंज हो गया, ओके। तो इन्होंने अपने आप को फिर चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से युद्ध करने से और दूसरे क्षेत्रों को जीतने से, लोगों को मारने से कुछ भी फायदा नहीं है, ओके। तो इस तरह से फिर इन्होंने क्या किया, जो युद्ध नीति थी उसको त्याग दिया, ओके, और इन्होंने प्रण कर लिया कि वो नेक्स्ट अब कभी भी क्या नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरह से कि जब उन्होंने देखा कि आफ्टर सीइंग द डेथ डेस्टाइन कॉज्ड बाय द कलिंगा वार, तो फिर इन्होंने अपने आप को चेंज किया और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। तो एक गुरु थे, आई थिंक उनका नाम शायद ब्रह्मगुप्त ऐसे कुछ था, ओके, ब्रह्मगुप्त या विष्णुगुप्त ऐसे कुछ नाम था, विष्णुगुप्त नहीं ब्रह्मगुप्त ही होगा। तो उनके साथ में फिर ये हो गए और इन्होंने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, बुद्ध धर्म एडप्ट कर लिया। और उसके बाद में जो बुद्धिज्म जो था उनको उसको इन्होंने एक्सपेंड किया, उनका प्रचार प्रसार किया, विदेशों तक इन्होंने अपने जो है वो जो वर्कर्स थे उनको भेजा, या फिर अपने जो इनके जो संत थे उनको भी इन्होंने भेजा, और बुद्ध धर्म का इन्होंने क्या किया, प्रचार किया, और युद्ध को हमेशा के लिए इन्होंने त्याग दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कलिंग वार 261 बीसी, कि जो कलिंग का युद्ध हुआ उसके अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने अपने आप को चेंज किया, वो देखते हैं। द मौर्यन एम्पायर वाज एट इट्स पीक व्हेन अशोका बिकम द एम्परर। अब देखो जब सम्राट अशोक एम्परर बने थे उस समय जो बुद्ध धर्म, जो मौर्यन एम्पायर थे, ये पीक यानी कि काफी फैला हुआ था, काफी ऊंचाइयों पर था। ऊंचाइयों का मतलब है कि बहुत बड़े भूभाग पर इनका शासन था। बट कलिंगा वाज द ओनली किंगडम विच वाज नॉट अंडर द मौर्यन कंट्रोल। लेकिन एक कलिंगा, यानी कि कलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, कलिंगा बोलते हैं, यही एक ऐसा क्षेत्र था जो कि इनके अंडर में नहीं था और वो स्वतंत्र था अपने आप में। कलिंगा वाज एन इंडिपेंडेंट किंगडम विच हैड ए फ्लरिश्ड ट्रेड। तो कलिंग क्या था, एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र एक किंगडम था, और वहां पर जो ट्रेड था वो भी काफी फ्लरिश था, यानी कि वहां पर जो व्यापार वाणिज्य क्रियाएं थी ये काफी अच्छी थी, फ्लरिश था, उन्नति पर था। इट वॉज इम्पोर्टेंट, इट वॉज इम्पोर्टेंट। अब देखिए इम्पोर्टेंट के बाद में नीचे वाले मत आओ, बिल्कुल राइट हैंड पर आओ, ओके, क्योंकि इसके कंटिन्यू राइट हैंड वाला पैराग्राफ है, नीचे वाला अलग है। It was important because it controlled the land and sea routes to South India and Southern East Asia. ये बहुत ही, ये जो कलिंग पार्ट था ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर कंट्रोल करना, क्योंकि कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ इंडिया और ईस्ट
साउथ ईस्ट एशिया था वहां पर कंट्रोल करने के लिए इस क्षेत्र को भी जीतना जरूरी था, जिससे कि वहां के सी रूट भी इनके अंडर में आ सके। अशोका फॉट ए वार टू कंक्वेयर कलिंगा। तो सम्राट अशोक ने जो कलिंग के जो शासक थे उनसे युद्ध किया इन्होंने, आफ्टर, और उसको जीत लिया। आफ्टर सीइंग द वायलेंस एंड द ब्लडेड ही डिसाइडेड टू गिव अप वार। लेकिन जब इन्होंने युद्ध में देखा कि इतने लाखों लोग मर गए हैं, अपाइज हो गए हैं, ओके, घायल हो गए हैं, तो इसके बाद में इनका मन चेंज हो गया और इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो युद्ध कभी भी नहीं करेंगे। ओके, तो ही डिसाइडेड टू गिव अप वॉर, तो इन्होंने युद्ध को त्यागने का डिसाइड कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से युद्ध के बाद में सम्राट अशोक युद्ध नहीं करने का डिसीजन लिया था, तो आंसर होगा कलिंगा। ओके, नेक्स्ट आता है अशोकास धम। अब देखते हैं धम का मतलब यहाँ पर क्या है। धम का मतलब यहाँ पर ये मान कर चलिए नॉर्मल शब्दों में कि जो धर्म होता है उसी को धम कहा गया। ओके, ये मैंने समझाने के लिए कहा कि धर्म जो है उसी को धम कहा गया। बाकी जो धम नाम है सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। द वर्ड धम्मा इज इक्विवेलेंट टू द संस्कृत वर्ड धर्म। अब देखिए जो धम शब्द है, DHAMMA, ये जो धम शब्द है, ये जो संस्कृत में एक जो वर्ड होता है धर्म, उसी के इक्विवेलेंट है, यानी कि उसके बराबर ही है, उसके समान है। धम्म इज ए पाली वर्ड विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। तो धम्म क्या है, एक पाली वर्ड है, पाली लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है धार्मिक कर्तव्य, यानी कि रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि हो गया धार्मिक कर्तव्य। कि धर्म से रिलेटेड, यहाँ पर धर्म क्या है, यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब है कि अपनी जो ड्यूटीज है, अपनी जो मॉरल ड्यूटीज है, अपनी देश के लिए, सोसाइटी के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, अपने नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, एनिमल्स के, तो उस ड्यूटी को प्रॉपरली पूरा करना, ये कहलाता है धम्म। ओके, तो पाली में तो धम्म का मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि धार्मिक कर्तव्य। अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सैक्रिफाइस। लेकिन जो सम्राट अशोक है, ये जब इनका जो धम्म है वो कोई ऐसी जो धार्मिक क्रियाएं रहती है जैसे कि यज्ञ करना, ओके, तो इन और भगवान की पूजा करना, तो इनमें ये ज्यादा विश्वास नहीं करते। He felt that he is an emperor, so he must instruct his subject like a father who try to teach his children a moral code. अब देखिए इनका विश्वास था कि वो एक शासक है, यानी कि सम्राट अशोक शासक है, और इनकी ड्यूटी उनकी जो भी जनता है, तो उन अपनी जनता के साथ में एक अपने बच्चे की जैसे व्यवहार करें, जैसे घर में हम अपने परिवार के मेंबर्स को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, उसी तरह से वो ट्रीट करें। ओके, यानी कि उनको अच्छी बातें बताएं, उनको शिक्षा दें, उनको सत्य बोलने के लिए क्या है, हिंसा से दूर रखें और शिकार वगैरह पर प्रतिबंध लगाए, अपनी प्रकृति को बचाए रखें। ओके, इस तरह की यानी कि जो मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड है शिक्षाएं, वो एक शासक को अपनी प्रजा को देनी चाहिए। तो सम्राट अशोक का जो धर्म था वो इसी पर आधारित था। तो उसका बेस यही कि जो मॉरल कोड है, मॉरल ड्यूटीज है, उसे किया जाए। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। और ये किससे इंस्पायर था, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हु वर नॉन एज द धम्म महामात्र। अंडरलाइन कीजिए, धम्म महा। अब देखिए सम्राट अशोक ने अपने मैसेज पहुंचाने के लिए अपनी उनकी जो ड्यूटी है, ओके, जो धम्म है, धम्म के अंदर जो भी मैसेज है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए। उन ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था, दे आर कॉल्ड धम्म महामात्र। उनको क्या कहा जाता था, धम्म महामात्र। मीन्स धम्म महामात्र का मतलब क्या हो गया कि धर्म के बारे में लोगों को बताने वाले व्यक्ति। ओके, तो उनको धम्म महामात्र कहा गया। They went from place to place teaching people about धम्म। तो ये जो लोग हैं ये प्लेस टू प्लेस जाते थे,
एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे कि हमने पहले एक लेसन पढ़ा, जो सूफी संत थे, भक्ति मूवमेंट के संत थे, ओके। तो ये प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, लोगों को शिक्षाएं देते थे। उसी तरह ये जो धम्म महामात्र थे, ये भी प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, और सम्राट अशोक की यानी कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, भगवान महावीर की जो शिक्षा, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। Through them, Ashoka wanted to instill the spirit of tolerance, non-violence, coexistence, respect of elders in the people. He asked his people. अब देखिए, इसके द्वारा वो क्या करते थे कि संदेश देते कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी के जीव कोई जीव नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ में शिकार नहीं करने चाहिए, युद्ध नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ओके। कोएग्जिस्टेंस में मिलजुल कर रहना चाहिए सभी लोगों को। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स यानी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जो मॉरल ड्यूटीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी शिक्षाएं थी, वो सभी शिक्षाएं इनके जो धम्म महामात्र थे वो लोगों तक पहुंचाते थे। देखिए इसमें क्या लिखा है, इनकी जो मेन जो टीचिंग्स है वो क्या है, फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, यानी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग हमें अपनाना चाहिए, यानी कि हमें किसी के साथ में हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए किसी का। स्पीक द ट्रूथ, और हमें सत्य बोलना चाहिए। रेस्पेक्ट अदर रिलीजियंस, जो बाकी अदर रिलीजियंस हैं उनका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओबे द एल्डर्स, बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। प्रैक्टिस चैरिटी टुवर्ड द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको हमें दान देना चाहिए। बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट एंड स्लेव्स, कि हमें सभी लोगों के साथ में, और साथ में जो सर्वेंट्स है या स्लेव्स यानी कि जो गुलाम है, उनके साथ में भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ में हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लिव टुगेदर पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। तो बच्चों ये जो टीचिंग्स है, ये तो सभी ऑल जो रिलीजन्स है उनकी टीचिंग लगभग सेम है, ओके। तो टीचिंग्स तो कोई से भी रिलीजन की आ जाए, या किसी भी कोई ये रिफॉर्मर आते हैं, ओके, तो किसी की भी आ जाए तो टीचिंग्स तो कॉमन होती है, आप ये सब में लिख सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है आपको? ये समझ में आ गया बच्चा? यस। नेक्स्ट इसमें अशोका इज इशूड मेनी रॉक एडिक्ट। अब देखिए रॉक एडिक्ट क्या मतलब है, कि जो रॉक्स हैं यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी उस समय, ओके, पत्थर थे बड़े बड़े, को रॉक्स कहा जाता है। तो वहां पर सम्राट अशोक ने क्या किए थे, अपने धर्म से रिलेटेड जो भी मैसेज थे, जो भी शिक्षाएं थी, वो उन रॉक्स के ऊपर क्या करवाए थे, लिखवाए थे। लिखवाने का मतलब ये है कि उसमें जैसे खुदाई करवा देते हैं ना, उस तरह पर ये करवा दिए थे, ओके। तो इस तरह से लोग क्या करते थे, उनको पढ़ते थे और उनको पता रहता है कि हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं। उनके जो ऑफिशियल मिनिस्टर्स, जैसे भी आपने पढ़ा धम्म महामात्र, ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जो कि ये काम करते थे। उन सबके लिए भी उसमें इंस्ट्रक्शन रहते थे, शिक्षाएं रहती थी, जिससे कि लोग उनको पढ़ सकें। तो इन्होंने रॉक एडिक्ट्स जो है वो इशू करवाए, साथ में ही उन्होंने जो जो पिलर्स है, ओके, इन्होंने स्तंभ बनाए, जिनको हिंदी में अपन स्तंभ बोलते हैं, तो वो बनवाए। और वहां पर उन स्तंभ के ऊपर जो पिलर्स थे उनके ऊपर भी इन्होंने अपने जो मैसेज है वो छपवाए। ऑन विच एंग्रेव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ द धम्म, कि उसमें जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो उसमें लिखी गई थी। Whatever reform they carried out and moral principle he encouraged, he engraved them on 14 rock edict। अंडरलाइन करना इसमें, लगभग 14 ऐसे शिलालेख हैं। ये जो रॉक एडिक्ट है इनको हिंदी में बोलते हैं शिलालेख, ओके।
पत्थर रहता है, बड़ी बड़ी चट्टाने, तो उन पर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आपके इसमें फोटो में बता रखा है। तो लगभग इनकी संख्या कितनी है, 14 है। ओके, इसके अलावा 7 पिलर्स भी हैं। 7 पिलर एडिक्ट है, यानी कि ऐसे पिलर्स हैं, तो उस पूरे पिलर, जैसे पिलर का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने कुतुब मीनार है उसी शेप में रहते हैं, बट ये छोटे रहते थे, तो इस तरह के रहते थे, तो उनके ऊपर भी ये लिखवाया जाता था। द स्क्रिप्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एडिक्ट इज ब्राह्मी, अंडरलाइन कीजिए इसमें। मोस्टली ये जो एडिक्ट है, ये जो लेख है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए थे, ये ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखे थे, अंडरलाइन कीजिए इसमें। तो ब्राह्मी में है अधिकतर, और इसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज में भी है। ओके, तो स्क्रिप्ट हो गई ब्राह्मी एंड इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट वर पुट ऑन पब्लिक प्लेसेस, अधिकतर ये क्या होते हैं, ये जो पिलर्स थे, रॉक्स तो हो नहीं सकती, प्लेस टू प्लेस से मूव नहीं कर सकती, वो तो एक ही जगह रहती है, बट जो पिलर्स है वो वहां कहाँ पर लिखे जाते थे, वो पिलर्स बनाए जाते थे पब्लिक प्लेस पे, जहाँ लोग ज्यादा आते जाते हैं। ओके, सार्वजनिक जो स्थल रहते हैं वहां पर, तो जिससे कि सभी लोग उसको क्या कर सके, पढ़ सके। तो ये पब्लिक जो प्लेसेस थे वहां पर ये पुट किए जाते थे। इन मार्केट्स और टेम्पल्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन गैदर्ड। ओके, जैसे मार्केट है, टेम्पल्स है, तो वहां पर ये लगाए जाते थे, जहां पर अधिकतर जो सिटीजन है वो आते जाते हैं। ही instructed his officials to read his message to those who could not read it themselves. Okay, इसके अलावा उन्होंने अब जो अपने ऑफिसर्स थे उनको ये ऑर्डर भी दे रखा था कि ये जो मैसेज है वो सभी लोगों को ये बताएं कि जो पढ़ नहीं पाते उनको वो खुद ये समझाएं। ओके, जो पढ़ सकते हैं वो तो सेल्फ पढ़ ही लेंगे, बट जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी बताना है, किनके द्वारा, ये जो ऑफिसर्स थे धम्म मात्र, तो ये उन लोगों को ये पढ़कर बताते थे कि इनमें क्या लिखा हुआ है और क्या उनको करना है, तो ये उनकी ड्यूटी रहती थी। दीज एडिक्ट्स आर फाउंड इन इंडिया, ये जो एडिक्ट्स है, ये जो लेख है, ये इंडिया में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये सोर्स भी हो गया, इससे हमें पता लगता है कि जो सम्राट अशोक थे, तो उनका शासन कहाँ तक था। ओके, तो ये भी एक सोर्सेस के रूप में काम करते हैं। टू प्रोपोगेट धम्म इन डिस्ट्रिक्ट इंडिया लैंड्स लाइक श्रीलंका, इजिप्ट, सीरिया एंड ग्रीस, अशोका सेंट हिज ट्रेंड मैसेंजर्स। इसके अलावा जो धम्म की जो शिक्षाएं थी उनको उनका प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक जो ट्रेंड मैसेंजर्स थे उनको डिफरेंट कंट्रीज में भी सेंड करते थे, भेजते थे उनको धर्म का प्रचार करने के लिए, जैसे कि श्रीलंका है, इजिप्ट है, सीरिया, ग्रीस है ना। तो इन देशों में भी अशोक ने अपने जो प्रतिनिधि थे, मैसेंजर्स थे, उनको भेजा, जिससे कि जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार हो सके। अब देखिए इसमें एक ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें अशोकाज मैसेज है, तो ये आप सेल्फ रीड करना। ओके, वही चीजें जो अभी बता रखे हैं कि उनकी जो मॉरल ड्यूटीज थी उनके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। Ashoka spread his message to other kings as well as sought to befriend them. His envoys traveled with his message to Egypt, Greece, Sri Lanka and Turkey. एक में ये पहुंचाते थे, जो भी इनके फ्रेंड थे, बी फ्रेंड यानी कि एक दोस्त की तरह उन तक ये पहुंचाते थे। ये जो मैसेज है इजिप्ट है, ग्रीस, श्रीलंका, ये काफी जगह देखने को मिले। अशोका बिकम ए फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। अब देखिए जो सम्राट अशोक थे ये फॉलोवर हो गए थे किसके, बौद्ध धर्म के, यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको बताया मैंने कि जो कलिंग वार हुआ था, ओके, तो उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 261 में हुआ था कलिंग वार, तो उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो उन्हीं की शिक्षाओं को ये आगे फैलाते थे। अंडरलाइन करना इसमें, अशोका बिकम ए फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, ओनली बुद्धिज्म के कर लीजिए। ओके, ही प्रोवाइडेड ऑल हेल्प टू बुद्धिज्म संघ। अब देखिए संघ के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है पहले वाले लेसन में कि संघ क्या थे, कि ऐसे जो बुद्धिज्म जो भिक्षु रहते थे, ओके, यानी कि जो संत रहते थे,
तो वो क्या करते थे, वो मूव करते थे वन प्लेस टू प्लेस अनदर प्लेस, तो वहां के लोग उनके लिए कुछ रहने की जगह बना देते हैं, उनका एक ग्रुप रहता था। ओके, तो उस ग्रुप में काफी संत रहते थे, वो रहते थे, तो उसको संघ कहा जाता था। तो ये बुद्धिस्ट संघ की हेल्प भी करते थे। ही आल्सो विजिटेड बुद्धास बर्थ प्लेस कॉल्ड लुम्बिनीवाना, जो कि प्रेजेंट में नेपाल में, अंडरलाइन कीजिए इसमें। ये भगवान बुद्ध के जो जन्म, इसका जन्म स्थान है लुम्बिनी। ओके, लुम्बिनी ही कहा जाता है, लुम्बिनी वाना इसमें लिखा हुआ है, फुल नेम है, शॉर्ट में लुम्बिनी कहा जाता है, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये वहां पर भी गए थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, अशोका एक्सटेंड हिज सपोर्ट टू अदर फेथ। अब देखिए, इन्होंने बौद्ध धर्म तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके साथ में ही ये जो अदर फेथ थे, यानी कि जो अदर रिलीजन था, उनका भी ये रेस्पेक्ट करते थे। ऐसे नहीं कि केवल अपने ही धर्म को ये बढ़ावा दे, दूसरों को नहीं। ओके, ऐसा नहीं करते थे, सभी लोगों को इक्वल ये सपोर्ट करते थे, सब में ये विश्वास रखते थे। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिलीजन था जिसका फेवर करते थे, वो थे बुद्धिज्म। ही repeatedly made his subject realize the need to understand the teaching of all religions. Welfare measures. From the edict of Ashoka, it is clear that he was deeply concerned about the welfare of the people of his empire. अब देखिए, इनके जो भी एडिक्ट है, ओके, जो भी इनके लेख है, तो उससे हमें ये पता लगता है, चाहे वो रॉक एडिक्ट हो या पिलर हो, तो उससे हमें पता लगता है कि ये इनका जो कंसंट्रेट था वो वेलफेयर से रिलेटेड था, कि जो जनता है, जो भी इनके नागरिक हैं, इनकी जो प्रजा है, उनका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, ये कल्याण कर सके, उनका विकास कर सके। अशोका प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड एंड बिल्ड रोड्स। तो सम्राट अशोक ने पेड़ लगवाए रोड के दोनों तरफ, जिससे कि जो है आने जाने वाले लोगों को छाया मिल सके। इसके अलावा बिल्ड रोड्स, इन्होंने सड़कें बनवाई। फॉर ट्रेवलर्स ही कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेज, जो ट्रेवलर्स के लिए उन्होंने रेस्ट हाउसेज बनाए, यानी कि धर्मशालाएं बनवाई। अलोंग द रोड साइड्स ही बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स। इन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनाए, चिकित्सालय बनवाए, मनुष्य के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। A large number of welfare also dug, wells were also dug. इन्होंने जनता के लिए बहुत सारे कुएं खुदवाए, जिससे कि जनता को पानी की कोई समस्या नहीं हो। अशोका रेगुलरली विजिटेड हिज सब्जेक्ट्स एंड ट्राइड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब ये अपने जो शहर में हैं, ओके, या जहां भी इनका अधिकार था, शासन था, वहां पर ये क्या करते थे, अलग अलग जगह ये घूमने भी जाते थे, और वहां लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते थे। Ashoka did his best to ensure the happiness of the people of his empire. तो सम्राट अशोक ने पूरी कोशिश की कि उनके साम्राज्य के अंदर सभी लोग खुश रहें, उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनको सभी सुख सुविधाएं और शांति व्यवस्था आसानी उनको मिल सके, चिकित्साएं मिल सके, रहने के लिए जगह मिल सके। ओके, चाहे वो एनिमल्स हो या मनुष्य हो, सभी के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ओके, तो इस तरह से इसीलिए इनको अशोक महान कहा जाता है। नेक्स्ट अपने इसमें टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काफी लॉन्ग टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अब इस लेसन में जो भी कुछ पूछना है आप अभी पूछिए। एनी क्वेश्चन? अब देखिए बच्चों, इसमें हमने पेज नंबर 59 निकाली, उसमें एक बॉक्स बना हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट बीच में आपने देखिए पेज नंबर 59 में अशोका इंस्क्रिप्शन ऑफ द कलिंगा वार, ओके, ये निकाल लीजिए।
ये हम पहले कर लेते हैं। अब देखिए द बी लॉर्ड ऑफ द गॉड्स किंग पियदस्य। अब देखिए पियदस्य भी इन्हीं को कहा जाता है, जो सम्राट अशोक हैं, तो वेदों में इनमें कुछ जगह इनको पियदस्य कहा गया है। ओके, कंक्वेयर्ड द कलिंगा 8 ईयर आफ्टर ही हैड बिकम। अब देखिए जब ये शासक बने थे, कब बने थे? 273 में, उसके आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि 273 से आप काउंट कीजिए। ओके, तो बताइए 273 में तो ये शासक बने थे, तो उसके 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर शासन किया, यानी कलिंग को जीता। तो कौन से ईयर में किया? फास्ट बताइए, अपने आप कैलकुलेशन कीजिए कि 273 में तो शासक बन गए थे, 273 बीसी में, और उसके आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि उसके 8 साल बाद में इन्होंने कलिंग पर अधिकार कर लिया। तो बताइए कौन से ईयर में किया? फास्ट बताइए, कैलकुलेट कीजिए। क्या हुआ आंसर तो बताइए। 273 में तो ये शासक बन गए थे, उसके 8 साल बाद इन्होंने कलिंग का युद्ध किया और उसको अपना कर लिया। वेरी गुड, 265 बीसी के अंदर। ओके, क्योंकि हम इसमें काउंट, तो हम इसमें 73 में 8 प्लस मत करना, ऐसे आगे। ओके, ये बैक में जाएगा, यानी कि 265 के अंदर इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 150,000 वर डिपोर्टेड, 100,000 वर किल्ड, एंड मेनी मोर डाइड। ओके, फ्रॉम causes after the Kalinga had been conquered, beloved of the god come to feel a strong inclination towards the धम। अब देखिए इतने लोग उसमें मारे गए थे, घायल हो गए थे, इसमें लिखा हुआ, तो इसी के बाद में इन्होंने धम स्वीकार कर लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। beloved of god, free deep sadness for having conquered the Kalinga। ओके, बस ये लिखा हुआ, इसमें कोई खास चीज स्टोरी इसमें नहीं दी गई। तो इस युद्ध के बाद में ही इन्होंने जो है, जो युद्ध है उसको पूरी तरह त्याग दिया था, और मानव समाज या मानव कल्याण के लिए अपनी जो लाइफ है वो पूरी लगा दी थी। तो ये आप सेल्फ रीड कर लेना। इसके बाद में एक पैराग्राफ हो रहा है इसमें। ओके, अशोकाज मैसेज ऑन हिज सब्जेक्ट, तो ये दोनों आप सेल्फ कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। बाय, हैव अ नाइस डे।